Hello students, today we are going to discuss a new topic for class 9 students, and this topic is from chapter 9, that is force and laws of motion. In our previous class we came to know about Newton's first law of motion, which is also called as Galileo's law of inertia. So let us discuss to the next topic, and this is न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ओके, देखिए इसको समझने के लिए एक्चुअली थोड़ा सा पहले हमें आइडिया लेना होगा मोमेंटम का. मोमेंटम क्या है? P इज इक्वल टू m इंटू वी, यानी मोमेंटम इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. ठीक, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग स्टेट में है तो उसका मास का और उसकी वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो मोमेंटम कहलाता है. राइट, मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें भी डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, और मोमेंटम का जो ऐसा यूनिट बनेगा वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ठीक है, क्योंकि m और v का ये मल्टीप्लीकेशन है तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये मोमेंटम की SI यूनिट होगी. मोमेंटम में जैसा मैंने बताया इसको हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं. अब मोमेंटम को समझने के बाद देखिए अब हम कोशिश करेंगे अगली चीज समझने की, जो कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है. ये क्या कहता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से जो चेंज ऑफ मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी और उसका रेट, ठीक, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड. So this rate of change of momentum of a moving object is directly proportional to the applied force. ठीक, F means force, और ये उस डायरेक्शन में काम करता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है. यानी तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आई रिपीट माय वर्ड्स, दैट this Newton's second law of motion says that the rate of change of momentum of an object, of a moving object, is directly proportional to the applied force on it, and this acts in the same direction where force acts. Right? तो अगर हम इसको चेंज ऑफ मोमेंटम, अब देखिए मास तो चेंज नहीं हो सकता किसी ऑब्जेक्ट का, तो मोमेंटम का चेंज आना मतलब ऑब्वियसली वेलोसिटी के चेंज की वजह से होगा. राइट, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि चेंज ऑफ मोमेंटम यानी mv माइनस mu है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी. चेंज ऑफ वेलोसिटी आपको पता है, तो इसके नीचे और डिवाइडेड बाय टाइम. तो इसको हम फाइनली जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा m इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर v माइनस u अपॉन t, और हम जानते हैं कि ये जो v माइनस u अपॉन t है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, जिसको हम एक्सीलरेशन भी कहते हैं. तो ये हो गया a एक्सीलरेशन. तो फाइनली वी गेट अ फॉर्मूला दैट इज F इज इक्वल टू m इंटू a. यानी न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम फोर्स को मास और एक्सीलरेशन के टर्म्स में भी समझ सकते हैं. राइट, और आप जानते हैं कि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स की SI यूनिट न्यूटन है. और अगर कोई आपसे पूछता है कि एक न्यूटन क्या होता है, व्हाट इज 1 न्यूटन, तो हम 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन करेंगे? 1 न्यूटन इज दैट फोर्स ऑफ ए ऑब्जेक्ट, ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, जिसका मास 1 किलोग्राम हो, और उस 1 किलोग्राम के मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर वो फोर्स अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्रिएट कर देता है तो उस फोर्स को हम 1 न्यूटन का फोर्स मानते हैं या बोलते हैं. राइट, so this is called 1 Newton, means when this force is acted upon an object of 1 kilogram and it causes an acceleration of 1 meter per second square in that particular object. Right, now देखिए मोमेंटम भी जैसे मैंने बताया ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसमें भी जो हमारा ऐसा यूनिट किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड. राइट, अब बात करते हैं अपने इस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशंस की. आपने देखा कई बार कि कोई क्रिकेटर, खासकर जो फील्डर होता है, वो जब इसी बॉल को कैच कर रहा होता है तो वो उस वक्त अपने हाथ पीछे ले जाता है बॉल को कैच करने के दौरान.
इसका रीजन क्या है कि उसको हाथ पीछे ले जाना इसलिए जरूरी लगता है क्योंकि उस केस में जो बॉल आ रही है वो एक हाई मोमेंटम से आ रही है, राइट, क्योंकि उसकी वेलोसिटी है, उसका कुछ मास भी होगा। तो उस हाई वेलोसिटी की, हाई मोमेंटम की उस बॉल को हम पीछे हाथ करने के थ्रू क्या करते हैं कि उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो थोड़ा देर में होता है, यानी उसकी वेलोसिटी को हम, उसके मोमेंटम को हम जीरो करते हैं लेकिन थोड़ा टाइम एक्सटेंड करके, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम चेंज इन मोमेंटम में ज्यादा टाइम लेते हैं, तो उसकी वजह से जो फोर्स है, क्योंकि वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टाइम की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो कम होगा कंपेरेटिवली, राइट। तो इसकी वजह से जब फोर्स कम लगेगा तो उस फील्डर को उस बॉल को कैच करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ज्यादा दर्द नहीं होगा, ठीक है। अगर वो प्लेयर इमीडिएटली बिना हाथ पीछे लिए वहीं की वहीं बॉल को अगर कैच करके रोकता है तो इट मे हर्ट हिज हैंड्स इन फिंगर्स, क्योंकि वहां मोमेंटम उसका इमीडिएटली जीरो होता है उस बॉल का, और बॉल के मोमेंटम को जीरो होने में बहुत कम समय लग रहा है। तो जब कम टाइम लेगा वो तो फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा, तो उसके हाथ में चोट लगने का खतरा बढ़ सकता है, ठीक है। तो बॉल को अगर हम पीछे कैच हाथ करते हुए कैच करते हैं तो इससे हम उसके मोमेंटम को जीरो करने में थोड़ा टाइम बढ़ा देते हैं, और उसके बढ़े हुए टाइम की वजह से हाथ के ऊपर उस बॉल के थ्रू, उस मूविंग बॉल के थ्रू जो फोर्स लगता है वो मैनेजेबल लगता है एंड दैट कैन बी इजीली मैनेज्ड, ओके। सो दिस इज अ वेरी ग्रेट एंड गुड इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ मोमेंटम एंड दिस इज सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, ओके। अब एक और एग्जांपल आप देखिए, आपने देखा है जो जंपर्स होते हैं, चाहे वो लॉन्ग जंपर हो चाहे वो हाई जंपर हो, उनको या तो रेत के ढेर पे कुदाया जाता है या नीचे कुछ कुशन वगैरह, मैट्रेसेस वगैरह लगाए जाते हैं। इसके पीछे भी रीजन वही है कि अगर सपोज कीजिए कोई एक हाई जंपर है, अगर ऊंचाई पे जाके नीचे जमीन पर स्ट्रॉन्ग एक सॉलिड सरफेस पे आके गिरता है, सड़क पे या जमीन पे एज इट इज, तो उसको चोट ज्यादा लगेगी, क्योंकि वो सरफेस एक फिक्स्ड होने की वजह से, एक सॉलिड सरफेस होने की वजह से उसके मोमेंटम में जीरो बहुत कम समय में आ जाता है, तुरंत मोमेंटम बहुत कम टाइम में जीरो हो जाएगा, और मोमेंटम जीरो होने में जब बहुत कम समय लगता है तो उस केस में उसको चोट ज्यादा लगेगी, क्योंकि इट इंक्रीजेस द अप्लाइड फोर्स विच में डैमेज हिज बॉडी पार्ट्स, राइट। तो इसीलिए उस हाई जंपर को या लॉन्ग जंपर को रेत के ढेर पर या मैट्रेसेस, कुशन वगैरह लगा के उसको वहां कुदाया जाता है, ताकि उसके मोमेंटम को जीरो होने में थोड़ा टाइम ज्यादा मिल जाए। अब रेत आप जानते हैं स्लाइडिंग है, वो फिसल जाती है, तो उसके मोमेंटम को जीरो होने में थोड़ा टाइम मिल जाता है एक्स्ट्रा। या मैट्रेसेस या कुशन के ऊपर है अगर वो, तो वहां भी वो नीचे दब जाते हैं, उसकी वजह से उसके मोमेंटम को जीरो होने के लिए थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। तो टाइम बढ़ाने की वजह से उसको फोर्स कम महसूस होगा और उसको चोट नहीं लगेगी, राइट। So this is also a second application or second example about Newton's second law of motion. Okay, friends, एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, जो एक सबसे अच्छा एप्लीकेशन जो हम सबको अप्लाई करना चाहिए, सीट बेल्ट का। When we are traveling in a car, especially in a four wheeler, then we should always wear seat belts. Okay, रीजन क्या है? इस सीट बेल्ट की वजह से हम मेजर एक्सीडेंट से बच सकते हैं। देखिए, उसमें भी न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही अप्लाई होता है, यानी अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते सपोज, तो किसी एक्सीडेंट की कंडीशन में वो जो आगे आप बैठे हैं तो आपकी जो मोमेंटम है, क्योंकि जब आप मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी है, मास आपका है, तो उस केस में जो मोमेंटम आपका है वो इंस्टेंटली काफी बहुत कम समय के अंदर जीरो हो जाएगा। और जब मोमेंटम बहुत कम समय जीरो होता है, झटके एकदम एक्सीडेंट होता है, तो उसकी वजह से जो चोट है, जो फोर्स है, वो ज्यादा लगेगी। और अगर हम सीट बेल्ट वियर करके चलते हैं, सीट बेल्ट पहने हुए हैं, तो सीट बेल्ट क्योंकि धीरे धीरे स्ट्रेच होती है, स्लाइटली स्ट्रेचेबल है, तो सीट बेल्ट के स्लाइटली स्ट्रेचेबल होने की वजह से एक्सीडेंट की कंडीशन में हमारी सीट बेल्ट धीरे धीरे खुलती है और हमारे मोमेंटम को जीरो होने में थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाता है। और उस केस में एक्स्ट्रा टाइम मिलने की वजह से हमारे ऊपर फोर्स उसका कम लग पाता है उस एक्सीडेंट की वजह से, और उसके थ्रू हम एक मेजर एक्सीडेंट से बच जाते हैं, और जो भी थोड़ी बहुत चोट लगेगी दैट कैन बी इजीली क्योर्ड और ट्रीटेड, राइट। सो दिस इज हाउ, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वियर सीट बेल्ट्स टू प्रोटेक्ट योर लाइफ,
Okay, so don't show any kind of carelessness while traveling in a car. Always wear seat belts. Always use your seat belts so that they may protect you in any kind of mishappenings. Okay. So guys, आपने देखा कि न्यूटन का सेकंड लॉ मोशन कितना जरूरी है और कितना अच्छा और एप्लीकेबल है हमारी डेली लाइफ में भी, राइट? तो एक बार फिर इसको रिपीट करता हूं मैं. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ मोशन, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट बॉडी. और ये क्योंकि चेंज इन मोमेंटम को हम डिवाइड टाइम से डिवाइड करते हैं उसके रेट निकालने के लिए, तो ये टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. और जितना ज्यादा टाइम हम उस मोमेंटम को चेंज होने में, उस मोमेंटम को जीरो होने में लेते हैं, उतना कम फोर्स उस बॉडी को फेस करना पड़ता है. और जितना कम फोर्स लगेगा उतना ही उसको चोट, उसका डैमेज, उतना डिस्ट्रक्शन कम होगा, राइट? तो मोमेंटम क्योंकि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है. अब मास जीरो किसी ऑब्जेक्ट का कभी नहीं हो सकता, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम एक रेस्ट कंडीशन की, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए जीरो होगा, क्योंकि उसकी बॉडी, उसकी वेलोसिटी जीरो है. तो उसकी वेलोसिटी जीरो होने की वजह से मोमेंटम भी जीरो होता है इन केस ऑफ अ बॉडी विच इज इन रेस्ट, है ना? एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंटम जीरो होगा. और मूविंग ऑब्जेक्ट के केस में मोमेंटम जीरो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अगर वो मूव कर रही है, वो मूविंग स्टेट में है, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर ट्रेवल कर रही होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी से जरूर चल रही होगी, और इसी की वजह से उसका मोमेंटम भी कुछ ना कुछ जरूर होगा. और एक चीज और मैं बताऊं, देखिए यहाँ पे क्या है कि जो मोमेंटम है वो एक्चुअली मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साथ ही साथ वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. यानी अगर एक हैवी ऑब्जेक्ट है, जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, बड़े बड़े बस, ट्रक, ये सब, तो इनकी भले ही स्पीड थोड़ी कम हो, ज्यादा तेज स्पीड से ना जा रहे हो ये, लेकिन फिर भी इनके हैवी मास होने की वजह से इनके थ्रू जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो ज्यादा डैमेजिंग होते हैं, ज्यादा सीवियर होते हैं. तो भले ही उस ट्रक की, उस बस की स्पीड हल्की है, उतनी ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन क्योंकि उसका मास ज्यादा है तो ओवरऑल उस कंडीशन में भी उसका मोमेंटम ज्यादा होता है. और मोस्ट हाई मोमेंटम वाले केस में अगर एक्सीडेंट्स होते हैं तो दे कैन कॉज ए सीवियर इंजरी. ओके, इसी तरीके से जो छोटी क्रिकेट की बॉल होती है, वो बॉल बहुत ज्यादा भारी नहीं है, लेकिन अगर वो बहुत तेज वेलोसिटी से आ रही है तो ये हमारे हाथ को डैमेज कर सकती है, हमारे शरीर को हिट कर सकती है. जैसे आपने देखा होगा कई बार क्रिकेट मैच में होता है कि एक फास्ट बॉलर ने बॉल की और खिलाड़ी का सिर फट गया, अगर उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ है तो, राइट? तो ये सब इसकी वजह से, क्योंकि उसका मास भले ही कम है बॉल का, लेकिन हाई वेलोसिटी की वजह से दैट गेन्स अ ग्रेटर मोमेंटम. और वो ग्रेटर मोमेंटम जैसे ही उस हार्ड सरफेस पे पड़ता है, सपोज सिर के ऊपर पड़ता है, माथे पे लगता है, तो उसका वेलोसिटी बहुत जल्दी जीरो होता है, उसका मोमेंटम बहुत कम समय में चेंज होने लगता है, और उस वजह से ज्यादा फोर्स क्रिएट करेगा और ज्यादा चोट उस प्लेयर को लगेगी. सो ऑलवेज बी केयरफुल बिकॉज दिस is quite related to our many of the life incidences. So boy, thank you very much. Keep watching videos, stay home and keep yourself very safe and your all family members very safe, and keep studying honestly. God bless you.